नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, देश की राजनीति इस मोड़ पर आ गई है कि मानो बीजेपी छोड़कर और कांग्रेस छोड़कर सारी की सारी पार्टियां और उनके नेता अपना संयम और धैर्य खो बैठे। पता नहीं चल रहा है कि बीजेपी के चुनाव जीतने वाले मशीन को, इंजन को रोके तो कैसे रोके। मोदी की पॉपुलैरिटी 12 साल होने के बावजूद खत्म नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ जिस अलग अलग 18-20 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री आए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। और इस पार्श्वभूमि में जब बात विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसके जो रिपोर्ट आ रहे हैं, उसमें भी बीजेपी की बढ़ती पॉपुलैरिटी देख एक एक करके जो कांग्रेस छोड़कर अन्य विपक्षी दल है, क्षेत्रीय दल है, उनके नेता बहुत डरे हुए हैं। जहां अभी चुनाव नहीं है, लेकिन नजीक भविष्य में ये चुनाव होने वाला है, वहां भी बहुत सारे पार्टियों के नेता जो है, उनके पसीने छूटे। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तो अपनी पॉपुलैरिटी पर मुख्यमंत्री नहीं बने। आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल की पॉपुलैरिटी उनको मुख्यमंत्री बना चुकी है। लेकिन फिर से पंजाब अपने साथ रखना उनको आसान नहीं लग रहा है, पॉसिबल भी नहीं लग रहा है, तो वो डरे हुए हैं। केरल और तमिलनाडु ये राज्य ऐसे है कि जहां बीजेपी के अभी पैर जमे नहीं है। कुछ 5, 6, 7 या केरल में कुछ 15% तक बीजेपी का वोट शेयर पहुंचा है, लेकिन बीजेपी से सत्ता को चैलेंज नहीं है मालूम होते हुए भी वहां जिस ढंग से बीजेपी की और मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो वहां के भी द्रमुक हो या लेफ्ट फ्रंट हो या यूडीएफ हो, उनको डर है। और बंगाल में तो हम देख रहे, ममता दीदी जिस ढंग से बौखलाई है, हार ममता दीदी को दिखाई दे रही है। और असम में बीजेपी की सत्ता है, वो आराम से रिपीट होगी। देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज आसाम में है, लेकिन लगातार 10 साल बीजेपी वहां सत्ता में है। पहली 5 साल सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, और पिछली 5 साल हेमंत विश्व शर्मा है। और कांग्रेस से आए हुए हेमंत विश्व शर्मा जिस ढंग से एक हिंदू चेहरा बन गए, हिंदू आक्रामक चेहरा बन गए, उससे भी देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय दल बहुत डरे हुए हैं कि करे तो क्या करे। संकट तो बाद में आएगा, शायद 1.5 साल बाद, 2 साल बाद अपने राज्य में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन उसमें खड़े रहे तो कैसे रहे। ये हालत अगर जिनकी ताकत अच्छी है उनको लग रही है उनका डर, तो जिनकी ताकत कम हो गई है वो तो डरेंगे ही। अब उत्तर प्रदेश की बात ले लो, आज मैं उत्तर प्रदेश पर बात करूंगा। जितनी उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि पिछली लोकसभा में अच्छी सीटें पाने के बावजूद अखिलेश यादव बहुत डरे हुए हैं। और उनसे भी अगर डरा कौन है, तो मायावती डरी है। क्योंकि 2014 और 2024 ये लोकसभा के दो ऐसे चुनाव थे कि ममता दीदी उत्तर प्रदेश से एक भी सीट जीत नहीं पाई है। बीच में 2019 में अखिलेश और ममता की गठबंधन हो गई थी, तो मायावती ने 10 सीटें जीती थी। लेकिन ये गठबंधन चला नहीं, और बहुत जल्दी मायावती ने ही तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो 2022 का विधानसभा चुनाव हो गया, उसमें फिर से मायावती की हालत इतनी बुरी हो गई कि मायावती 20 साल पीछे जाने के लिए निकली है।
20 साल छोटा समय नहीं होता। मैं 20 साल क्यों बोल रहा हूं? अभी 2027 में अगले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और बिल्कुल 20 साल पहले मायावती ने अपने अकेले ताकत पर, यानी बहुजन समाज पार्टी की ताकत पर, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 212 एमएलए चुनकर लाई थी ममता मायावती, और अपनी अपनी सरकार बनाई थी। उसके पहले मायावती ने बीजेपी के साथ 2-3 बार सरकारें बनाई, वो मुख्यमंत्री बनी थी, गठबंधन बने टूटे, लेकिन हर बार मायावती ही चीफ मिनिस्टर रही। लेकिन सिर्फ आखिरी बार 2007 में या 2012 तक मायावती अपने ही बहुमत पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रही। लेकिन 2012 के बाद उनकी जो हालत हो गई है, वो इतनी बुरी हालत है कि लोकसभा और विधानसभा में मानो उनका कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि आज भी एमएलए कम हो या एमपी कम हो, राज्यसभा में उनका कोई बचा नहीं होगा, लेकिन मायावती का वोटिंग परसेंटेज आज भी यूपी में बचा हुआ है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उनका जो वोट शेयर है, उनकी जो वोट बैंक है, वो हट रही है। ये समझ में आने से ममता मायावती डरी हुई है। 2007 में इसलिए बोल रहा हूं, 2007 में यानी 20 साल पहले मायावती ने ऐसा खेल उत्तर प्रदेश में किया था कि जो दलितों की पार्टी बनी थी, वो 1 साल पहले से 2006 से लगातार ब्राह्मण और क्षत्रियों के सम्मेलन कर रही थी। जिस काशीराम की पार्टी का एक स्लोगन था, ब्राह्मण बनिया खत्री चोर, उनके बाकी सारे DS4, ब्राह्मण बनिया खत्री चोर, बाकी सारे DS4, यानी ब्राह्मण बनिया और खत्री, ये सवर्णों को छोड़ो तो बाकी सब पिछड़े और दलित मिलकर DS4 होते हैं। ये काशीराम की स्लोगन थी। बीएसपी बनी तब की ये स्लोगन है। DS4 मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, उसका DS4 ये शॉर्ट फॉर्म होता था। आगे चलकर तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, तो पूरी की पूरी सवर्णों के खिलाफ बनी हुई ये पार्टी है। जो बात आजकल लोकसभा के MP बने एक दलित नेता रावण, या उनका नाम क्या है, मैं चंद्रशेखर आजाद, जो स्लोगन लेकर या जो एजेंडा लेकर घूमते रहते हैं, अलग अलग राज्यों में अपना फैलाव करना चाहते हैं, उनकी पार्टी है भीम आर्मी। वो भीम आर्मी से कांग्रेस के या और किसी के सपोर्ट से आज की लोकसभा में सदस्य बने हैं। लेकिन वो मायावती का वोट बेस है, वो खाते जा रहे हैं। आज भी मायावती की जो जाति है, वो आज भी ममता मायावती के साथ है, लेकिन एक एक करके और जो छोटी मोटी दलित जातियां थी, वो मायावती से घट रही है। कुछ चंद्रशेखर आजाद खा गए, कुछ कांग्रेस खा गई है, लेकिन यही मायावती है जिन्होंने पूरा दलित इकट्ठा करके जो बीएसपी बनी थी, और वो जो 40-50-100 के आसपास एमएलए चुनकर लाती थी, किसी के साथ गठबंधन करके 70-80 से 100 तक एमएलए चुनकर लाती थी, वो मायावती 2007 में अकेले चुनाव लड़ी थी, और मुस्लिमों को साथ लेकर उन्होंने अपना बहुमत सिंगल पार्टी मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश में लाया था। उसको उस वक्त सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया गया, और इसके लिए ममता मायावती ने सवर्णों का साथ मांगा था, सवर्णों का हाथ मांगा था, और बड़ी चालाकी से उन्होंने गांव गांव में ब्राह्मण और सवर्णों को अपने साथ जोड़ा था। इसके लिए पुरानी स्लोगन छोड़कर मायावती ने एक नई स्लोगन बनाई थी। उनका जो
पार्टी का सिंबल है, चुनाव चिन्ह है हाथी, उस पर एक नई स्लोगन बनाई गई, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यानी बीएसपी वो सर्व जाति को रिप्रेजेंट करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। तो उसको सोशल इंजीनियरिंग बोला गया, और उसके लिए मायावती ने एक बड़ा अच्छा मिशन चलाया था, कैंपेन चलाया था। गांव गांव के उनके जो पार्टी की यूनिट थे, कार्यकर्ता थे, समिति थी, कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने कहा था गांव में जो सवर्ण खत्री है उनके पास जाओ, उनका विश्वास संपादन करो, उनका सम्मान करो, उनको साथ में ले लो ताकि वो बीएसपी को वोट करे। तो बीएसपी के कार्यकर्ता अपने अपने गांव में जिनका हमेशा तिरस्कार करते थे, उनके घर बीएसपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, और जिला स्तर के, तालुका स्तर के सर्व जाति के सम्मेलन भराए जाते थे। कई जगह तो ब्राह्मणों के ही सम्मेलन बीएसपी ने आयोजित किए थे। और इस ढंग से मायावती ने जो सोशल इंजीनियरिंग किया था, अपनी पार्टी से बहुत सारे ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को टिकट दिलवाए थे, और इस सोशल इंजीनियरिंग का फायदा मिल गया, क्योंकि बीजेपी के पास कोई तगड़ा लीडर कल्याण सिंह के बाद खड़ा नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ मुलायम के पार्टी के यादव और मुस्लिम उनके गुंडागर्दी से उत्तर प्रदेश बहुत परेशान था, और उस परेशानी का फायदा उठा सके ऐसा बीजेपी का कोई नेता नहीं था। और कांग्रेस तो पहले से ही दुबली पार्टी बन गई थी, कमजोर पार्टी बन गई थी। तो जो खुला मैदान था उसमें चार पार्टियां थी, एक ओरिजिनल कांग्रेस थी, दूसरी कांग्रेस को चैलेंज देने वाली बीजेपी थी, बीजेपी के हिंदुत्व को चैलेंज करने वाली समाजवादी पार्टी थी मुलायम सिंह की, और उससे अलग होकर दलितों का पॉलिटिक्स करने वाली मायावती की बीएसपी थी, बहुजन समाज पार्टी। तो मायावती ने बड़े चालाकी से ये सोशल इंजीनियरिंग ऐसे जमाई कि उनके साथ खत्रिय आ गए, वैश्य आ गए, ब्राह्मण आ गए, और दलित तो उनके हक के थे। यानी दलितों के वोट में अच्छी संख्या में, अच्छी प्रतिशत में अगर बाकी जातियां आ जाती है और मुस्लिमों का सपोर्ट मिलता है, तो बीएसपी भी एक सर्व जाति की, सर्व समाज की पार्टी बन सकती है, सर्व समाज के कल्याण के लिए। ये उन्होंने स्लोगन लिया था, और 2007 में मायावती ने अकेले बीएसपी का मेजॉरिटी लाकर दिखाया। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मायावती पैसे के पीछे, सत्ता के पीछे ऐसे दौड़ने लगी कि वो रानी बन गई। जिस ढंग से पैसे का, गहनों का, संपत्ति का प्रदर्शन मायावती करते गए, उससे मायावती के बारे में दलितों का ही, पिछड़े वर्ग का मोह भंग होता गया। दूसरी तरफ जो जो नेता उनके साथ जुड़े थे, वो दलित हो या और जाति के हो, उनका भी मायावती से मोह भंग होता गया। क्योंकि मायावती छोड़कर बाकी किसी को भी कुत्ते की भी कीमत नहीं, इस ढंग से मायावती बर्ताव करती थी। बस हाथी का सिंबल ले लो और चुनाव जीत जाओ, ये मायावती ने अपना एजेंडा बनाया। और खुले आम उनको छोड़ने वाले नेताओं ने बाद में बताया कि बहन जी टिकट बेचती है। ये खुला खुला रहस्य था, कोई छुपी छुपाई बात नहीं थी, इसमें कोई सीक्रेट नहीं था। मायावती के पास इतना पैसा कहां से आता है? नोटों के हार डालकर मायावती घूमती थी। उनका बर्थडे होता था, जन्मदिन होता था, उस दिन तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उनको बड़ी बड़ी कीमती गिफ्ट देने पड़ते थे।
तो ये पैसे का प्रदर्शन, संपत्ति का प्रदर्शन आहिस्ते आहिस्ते दलितों को ही मायावती से मोहभंग होता गया, और बाकी जातियां थी, मुस्लिम थे, वो छोड़कर चले गए। और आज जो बुरी हालत है, एक एक चुनाव के बाद 2007 में जिसको प्रचंड बहुमत, सिंगल पार्टी मेजोरिटी थी, वो मायावती 2012 आने तक अपोजिशन में बैठ गई। फिर भी 70-75 कुछ एमएलए थे, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी अपना बहुमत लेकर जीत गई, और मायावती अपोजिशन में बैठ गई। और उसके 5 साल बाद जब 2017 का चुनाव आ गया, नोटबंदी ने पुराने नोट मानो कागज के टुकड़े बना दिए। उसका सबसे बड़ा नुकसान मायावती को हो गया। तो समाजवादी भी हारे, बीएसपी भी हारी, कांग्रेस की तो दुर्दशा हो गई। और 2017 में योगी बाबा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जिस ढंग की गवर्नमेंट चलाई है, उससे तो हर जाति के लोग, पिछड़े लोग, पीड़ित लोग योगी बाबा के भक्त बन गए। और देखते देखते मायावती की हालत इतनी पतली हो गई कि एक राज्यसभा में मेंबर भेजना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। आज मायावती वापस 2007 के एजेंडे में 20 साल बाद पुराने एजेंडे पर जा रही है। उन्होंने अचानक अपने जिला और तहसील यूनिट की मीटिंगें, पदाधिकारियों की मीटिंगें शुरू की है। और आने वाले 1-1.5 साल में, शायद 1 साल में, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, उसमें सत्ता में आने का सपना मायावती बिल्कुल नहीं देख रही है। मायावती को मालूम है उनकी पार्टी भले अलग अलग राज्यों में फैली है, लेकिन उसकी ताकत सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और जाटव जो मायावती की खुद की जाति है, उसका वोट अभी भी उनके साथ इंटैक्ट है। उसमें बाकी के जाति के वोट कैसे जोड़े, उस तैयारी में मायावती लगी है। क्योंकि जिस ढंग से बीजेपी बुलडोज कर रही है, और जिस तरीके का योगी बाबा का परफॉर्मेंस है, उसमें अपना अस्तित्व बचाए रखना, यही मायावती के लिए सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि मायावती अभी से, उन्होंने कल परसों की बात है, इसी हफ्ते में अपने सब जिला वगैरह पदाधिकारियों का एक सम्मेलन किया, और उनको कोई स्ट्रिक्ट सूचना दे दी कि हर गांव, हर तालुका और हर जिले का यूनिट एक्टिव होना चाहिए। लोगों के पास, वोटर के पास चलो। 1 साल पहले मायावती जुट गई है। इसका सिंपल कारण है कि एक तो योगी बाबा के परफॉर्मेंस का डर है, और दूसरे बीजेपी के चुनाव जीतने वाला इंजन का डर है। तो मायावती अभी से काम में लगी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए।